Assalamualaikum students and welcome to Global Virtual School. Students, this is your first year chemistry class. I am Dr. Ejaz Banu. The topic for today's discussion from chapter 3 is bond energy and the relationship between bond energy and polarity of the molecule. Students, after completing this topic, you will be able to describe the change in bond lengths of heteronuclear molecules due to difference in electronegativity values of the bonded atoms, and you will be able to explain what is meant by the term ionic character of a covalent bond. And students, what is the bond energy? The word bond energy and bond enthalpy, they are same. कि बॉन्ड एनर्जी या इंथाल्पी, इन दोनों में को इंथाल्पी का मतलब ये होता है कि हीट चेंज होती है, और बॉन्ड एनर्जी भी किसी बॉन्ड की क्या एनर्जी है, उसको ब्रेक होने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए है, या उस बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान में कितनी एनर्जी रिलीज होगी. लाइक हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरम्यान में ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड इंथाल्पी क्या होगी, कि ये बॉन्ड फॉर्मेशन होते हुए कितनी एनर्जी रिलीज हुई थी, या इस बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, वो बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी कहलाती है. इसको प्रॉपर्ली हम ऐसे डिफाइन करते हैं, बॉन्ड एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक all bonds of a particular type in one mole of a substance. कि एक मोल सब्सटेंस का अगर हम लेते हैं तो उसके जितने भी उसके अंदर उसके बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर होती है, वो उसकी बॉन्ड एनर्जी कहलाती है. और यूजुअली इन जॉल्स या किलो जॉल्स पर मोल, क्योंकि एक मोल के लिए हम ले रहे हैं तो पर मोल हम ये इसको डिटरमिन करते हैं. अब बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड एंथैल्पी का क्या एनर्जी के साथ रिलेशन है, कि जब इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है तो उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और रिलीज कब होती है, जब बॉन्ड फॉर्मेशन होती है. ठीक है, मैंने बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम्स, एनर्जी इज रिलीज्ड, सो दिस इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस. when bond is broken between two atom, this is an endothermic process, क्योंकि इसके दौरान एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, कि एनर्जी देनी पड़ती है, सिस्टम एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, उसको हम एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं. अब बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी को हम और भी डिफरेंट वेज इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, कि दिस इज द एंथैल्पी चेंज इन स्प्लिटिंग. स्प्लिटिंग मीन तोड़ना, अलग अलग करना अ मॉलिक्यूल इनटू इट्स कंपोनेंट एटम्स, क्योंकि अगर एक मॉलिक्यूल है वो बहुत से एटम्स के साथ बना हुआ होगा, तो उस सारे एटम्स को अलग अलग स्प्लिट करना, उनको तोड़ना, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन. कि हमने उसको एटॉमिक स्टेज तक उसको ब्रेक किया, कि अगर एक कंपाउंड है तो उसके अंदर बहुत से एटम्स हैं, तो हर एटम को हमने सेपरेट करके उसको एटॉमिक फॉर्म में, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास H2 है, उसमें सिर्फ 2 है, तो हम उसको ब्रेक करेंगे तो हाइड्रोजन एटम तक जो जितनी एनर्जी चाहिए वो उसके एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहलाएगी. अगर हमारे पास बड़ा कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल हमारे पास S8 है, तो उसके सारे के सारे बॉन्ड्स ब्रेक करने के लिए कि एक सिंगल S एटम तक पहुंच जाए, तो उसकी एंथैल्पी चेंज या बॉन्ड एनर्जी को हम एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहते हैं. इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अप वन मोल ऑफ बॉन्ड्स, और ये एनर्जी यूजुअली मैंने पहले भी बताया है कि ये एनर्जी चाहिए होती है एक मोल बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए. एक मोल से मुराद है एवोगैड्रोस नंबर के 6.02 × 10⁻23 बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो उसकी बॉन्ड एनर्जी कहलाती है. और इसके यूनिट्स मैंने पहले भी बताए हैं, हम इसको किलो जूल पर मोल में भी मेजर कर सकते हैं, कि एक मोल के लिए कितने किलो जूल एनर्जी रिक्वायर्ड है या फॉर्मेशन होती है, और जूल्स में भी कि एक मोल ब्रेक करने के लिए कितने जूल्स एनर्जी चाहिए होगी. बाकी इसकी ये क्या कैरेक्टरिस्टिक है, कि हायर द बॉन्ड एनर्जी, हायर अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है तो वो क्या शो करेगा, ऑफ कोर्स दैट विल शो द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड, कि बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है. जितना ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड होगा उतनी ही एनर्जी ज्यादा, उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी. और बॉन्ड एनर्जी जो है वो बेसिकली मेजर की जाती है एक्सपेरिमेंटली बाय मेजरिंग द हीट इन्वॉल्व इन ए केमिकल रिएक्शन, के एक केमिकल रिएक्शन के दौरान जो हीट इन्वॉल्व है, कि उस पूरे प्रोसेस में कहाँ पे हीट जितनी रिक्वायर्ड है या रिलीज है ओवरऑल टोटल जो है, और यूजुअली ये कैलोरीमीटर्स वगैरह से मेजर की जाती है. तो बॉन्ड एनर्जी इज डिटरमिन्ड एक्सपेरिमेंटली बाय मेजरिंग द हीट इन्वॉल्व इन ए केमिकल रिएक्शन, के केमिकल रिएक्शन के दौरान हीट इन्वॉल्व है उससे हम मेजर करते हैं.
और बॉन्ड एनर्जी इज अ मेजर ऑफ एंथैल्पी चेंज एट 298 केल्विन या 25 डिग्री। ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, क्योंकि अगर टेम्परेचर कम या ज़्यादा करेंगे तो बॉन्ड एनर्जी उसकी कम या ज़्यादा वैल्यू उसकी आ सकती है। तो इसलिए एक स्टैंडर्ड है कि बॉन्ड एनर्जी इज ए मेजर ऑफ हीट चेंज या एंथैल्पी चेंज एट 25 डिग्री या 298 केल्विन। ये दोनों सेम टेम्परेचर, 298 केल्विन में 298 और सेल्सियस में उसका 25 डिग्री। और एनर्जी ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स आर ग्रेटर देन दोज ऑफ सिंगल बॉन्ड्स। मल्टीपल बॉन्ड्स से मुराद है डबल एंड ट्रिपल। तो डबल बॉन्ड की एनर्जी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड की एनर्जी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू डबल बॉन्ड। सो पोलर कोवलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर में से पोलर कोवलेंट बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एज कम्पेयर टू नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड के उनके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, जबकि नॉन पोलर बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए कम एनर्जी चाहिए होगी। और बॉन्ड एनर्जी में कुछ एग्जांपल्स हैं कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन H2, H और H के दरमियान में एक बॉन्ड है, उसकी 25 या 298 केल्विन पे 436 किलो जूल पर मोल है। सिमिलरली क्लोरीन Cl2, यानी एक क्लोरीन और दूसरे क्लोरीन के दरमियान में जो बॉन्ड है, दो क्लोरीन एटम के दरमियान में जो बॉन्ड है, उसको ब्रेक करने के लिए 242 किलो जूल यानी एक मोल बॉन्ड्स क्लोरीन के ब्रेक करने के लिए 242, और टेम्परेचर कंडीशन क्या है 25 डिग्री या 298 केल्विन, 242 किलो जूल पर मोल इसकी है। इस तरह से बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl, पहले वो होमोन्यूक्लियर थे, अब हेटेरोन्यूक्लियर है कि एक तरफ H है दूसरी तरफ क्लोरीन एटम है, उनका जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी एक मोल ये HCl बॉन्ड्स ब्रेक करने के लिए 431 किलो जूल एनर्जी चाहिए होती है, और टेम्परेचर कंडीशन क्या है 25 डिग्री या 298 केल्विन पे। अब जो कुछ आयनिक करैक्टर और बॉन्ड एनर्जी का क्या रिलेशन है कि अगर किसी मॉलिक्यूल में आयनिक करैक्टर है तो उसकी बॉन्ड एनर्जी को क्या फर्क पड़ता है। जैसे जैसे आयनिक करैक्टर बढ़ता है उसकी बॉन्ड एनर्जी बढ़ती जाती है, और ये आयनिक करैक्टर जो है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, साइज ऑफ बॉन्डेड एटम, उसकी बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर पे। ये हम आगे इसको डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ इसका क्या रिलेशन है बॉन्ड एनर्जी का, और उसके आयनिक कैरेक्टर का साइज के साथ क्या है, और बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर के साथ। बॉन्ड ऑर्डर से मुराद है सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड के कितने बॉन्ड्स हैं उनके दरमियान में। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेस पे आयनिक कैरेक्टर और उसका बॉन्ड एनर्जी क्या है। अब यहाँ पे आपके सामने एक टेबल है, मैंने एग्जांपल ली है। आपके पास ये है HF, इधर HF, HCl, HBr। तो अब फ्लोरीन है H के साथ, इधर H के साथ क्लोरीन है। अगर आप देखें फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है 4, क्लोरीन की उससे कम होती है 3.5, ब्रोमीन की उससे भी कम होती है, आयोडीन की उससे भी कम होती है। अगर हम इनकी बॉन्ड एनर्जी जो दी हुई है, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 567 किलो जूल एनर्जी चाहिए होती है, और HCl के बॉन्ड के लिए 431 किलो जूल। अब हमारे पास एक एटम सेम है सब में, लेकिन दूसरों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरी कर रही है, तो H और F का जो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 1.9 बनता है, जबकि HCl का यानी H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और Cl का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो 0.9। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम हो रहा है तो आप देख सकते हैं कि उनकी बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू भी कम होती जा रही है। तो 567 से 431, और वो उससे भी कम हो गई 366 जब H का Br के साथ बॉन्ड बना, क्योंकि Br की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से भी कम होती है, ब्रोमीन की, आयोडीन की ब्रोमीन से बहुत कम होती है। उनका जो H और I का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो 0.4 है, और उसकी बॉन्ड एनर्जी भी सबसे कम है। तो स्टूडेंट्स ये प्रूव हुआ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना कम होगा उतनी ही एनर्जी कम होगी, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा होगा बॉन्ड एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होने से उसका आयनिक कैरेक्टर, अब आयनिक कैरेक्टर क्या होता है वो भी हम कैलकुलेट करेंगे, एग्जाम्पल हम उसकी देखेंगे। साइज ऑफ द बॉन्डेड एटम और बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड ऑर्डर, इसके लिए हम देखते हैं हमारे पास सबसे पहले कि साइज ऑफ बॉन्डेड एटम। अगर आप ये देखें यहाँ से अगर हम लेते हैं, हम इनको ऑब्जर्व कर लेते हैं, इधर हमारे पास कार्बन सेम है, हाइड्रोजन का साइज कम होता है सबसे कम,
कार्बन का उससे ज़्यादा साइज होता है, नाइट्रोजन का कार्बन से ज़्यादा होता है। तो जैसे जैसे उसका साइज बढ़ता है उसकी एनर्जी भी कम होती है। 413 से वो 348 और फिर 293 हो गए। तो साइज ऑफ बॉन्डेड एटम कम होता ज़्यादा होता जाएगा तो उसकी बॉन्ड एनर्जी भी कम होती जाएगी, क्योंकि उनका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो वीक होती जाती है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें HF, क्लोरीन, ब्रोमीन में साइज के लिहाज से फ्लोरीन का साइज सबसे कम होता है, क्लोरीन का उससे ज्यादा होता है, ब्रोमीन का उससे ज्यादा होता है। तो देखें उसी लिहाज से उसकी एनर्जी भी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। जैसे जैसे बॉन्डेड एटम का साइज बढ़ता जाता है उसी तरह से उसकी बॉन्ड एनर्जी भी कम, क्योंकि वो बॉन्ड वीकर बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। अब यहाँ पे अगर हम मल्टीपल बॉन्ड्स की बात करें तो हमारे पास कार्बन कार्बन सिंगल, कार्बन कार्बन डबल, कार्बन एंड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड की एनर्जी सबसे ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। डबल बॉन्ड की उससे कम है, सिंगल बॉन्ड की उससे भी कम है। अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें नाइट्रोजन डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड की, तो यहाँ पे भी ऐसे ही है कि मल्टीपल जो ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी काफी ज्यादा है, जबकि डबल बॉन्ड की उससे कम है। तो इस लिहाज से अगर आप देख सकते हैं कि CO का डबल बॉन्ड और CO का ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये इसकी एनर्जी डिफरेंस भी उसी तरह से ज्यादा होता है, और इस केस में ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो मल्टीपल बॉन्ड्स यानी ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर टू डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड। तो उसी तरह से हमें ट्रिपल बॉन्ड के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, डबल बॉन्ड के लिए उससे कम चाहिए होगी, और सिंगल बॉन्ड के लिए उससे कम चाहिए होगी, उसको जब हमने अगर ब्रेक करना है जब। तो अब ये रिलेशनशिप बॉन्ड एनर्जी एंड पोलैरिटी का क्या रिलेशनशिप है कि बॉन्ड एनर्जी और पोलर मॉलिक्यूल एंड नॉन पोलर, या स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड और उसके आयनिक कैरेक्टर का क्या उसमें है। ये हमने पीछे पढ़ा है कि पोलर बॉन्ड्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं नॉन पोलर बॉन्ड से, ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ब्रेक करने के लिए, और आयनिक कैरेक्टर की वजह से स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इंक्रीज होती है। ये इस स्लाइड में हमने ये चीज़ें देखी हैं। तो अब हमारे पास अब में एग्जाम्पल से हम इसको प्रूव करेंगे कि आयनिक कैरेक्टर्स होने से उसकी बॉन्ड एनर्जी कैसे ज्यादा होती है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है हमारे पास इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ HCl बॉन्ड, कि अब एक तो H2 बॉन्ड है, एक Cl2 है, अब उसमें H और Cl का बॉन्ड है, या उसका आयनिक कैरेक्टर जो HCl में है कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन H2 and Cl2 and HCl bond and theoretically calculated bond energy value of HCl bond। तो हम ये थ्योरेटिकली भी इसकी कैलकुलेट करेंगे और जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन उसके साथ कंपेयर करके हम बताएंगे इसकी आयनिक कैरेक्टर क्या है। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट स्टेप है कि आप कैलकुलेशन हम कर रहे हैं बॉन्ड एनर्जी कंट्रीब्यूशन ऑफ वन हाइड्रोजन, कि एक जैसे H2 मॉलिक्यूल है इसमें से एक हाइड्रोजन की कंट्रीब्यूशन को हम फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि ये बॉन्ड ऐसे बनता है। तो हम इसकी कंट्रीब्यूशन को यानी किसी एक की कंट्रीब्यूशन को चेक करें। फर्स्ट ऑफ ऑल बॉन्ड एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ HH बॉन्ड 436 किलो जूल पर मोल होती है। तो अब इसमें से एक हाइड्रोजन की कंट्रीब्यूशन, या पहले एक मोल से मुराद है कितने एटम 6.02 10⁻23 बॉन्ड्स, या क्योंकि ये बॉन्ड्स हैं तो इतने बॉन्ड्स में एक मोल से मुराद है, क्योंकि ये 436 ये हमेशा एक मोल की दी हुई होती है। तो बॉन्ड एनर्जी 6.02 की या 1 मोल की 436 है। तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ 1 हाइड्रोजन बॉन्डेड एटम, एक एटम अब एक बॉन्ड की, तो वो उस पर डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आएगा 72.42 10⁻23 किलो जूल। अब ये पर मोल नहीं है, ये पर बॉन्ड है, सिर्फ पर बॉन्ड, जो कि एक सिंगल बॉन्ड की हमारे पास एनर्जी आई है। अच्छा, बॉन्ड एनर्जी कंट्रीब्यूशन एक हाइड्रोजन की तरफ से कितनी होगी, है दोनों की, तो ये जब दो पे डिवाइड हो जाएगा तो इसकी कंट्रीब्यूशन हमारे पास ये आएगी कि 36.21 10⁻23 ऑफ 1 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन की तरफ से ये इतनी एनर्जी कंट्रीब्यूट होती है। अब हमारे पास स्टेप 2 है, हमने कैलकुलेट इसी तरह से 1 क्लोरीन एटम, क्योंकि क्लोरीन और क्लोरीन में ये बॉन्ड होता है,
और बॉन्ड एनर्जी 1 मोल ऑफ क्लोरीन एटम्स की अभी पीछे हमने पढ़ी है 242 किलो जूल पर मोल होती है। 1 मोल से मुराद है 6.02 10 23 क्लोरीन बॉन्ड्स। तो हमने एक बॉन्ड की फाइंड आउट करनी है, तो एवोगैड्रोस पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। ये अब इतने आई है किलो जूल पर 1 बॉन्ड ऑफ क्लोरीन एटम। अब चूंकि ये 2 बॉन्ड है ना क्लोरीन और क्लोरीन का, तो इसमें से एक की कंट्रीब्यूशन क्या होगी, ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास ये आंसर आया। तो क्लोरीन की तरफ से ये कंट्रीब्यूशन हुई है, हाइड्रोजन की तरफ से ये कंट्रीब्यूशन और क्लोरीन की तरफ से ये कंट्रीब्यूशन। अब हम देखते हैं हमारा थर्ड स्टेप है, हमने HCl के 1 मोल की कैलकुलेट करनी। अब हमारे पास एक हाइड्रोजन के बॉन्ड की, एक हाइड्रोजन एटम के बॉन्ड की कंट्रीब्यूशन और एक क्लोरीन एटम के बॉन्ड की कंट्रीब्यूशन है। उन दोनों को आप ऐड कर देंगे तो हमारे पास HCl एक एटम की आ जाएगी, किलो जूल पर 1 HCl बॉन्ड। ठीक है, दिस इज नॉट ए मोल, अभी ये एक बॉन्ड की है HCl की। अगर हमने इसको मोल में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, इसको एवोगैड्रोस यानी 6.02 10 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये आंसर आता है 338.93 किलो जूल पर मोल। तो ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू है HCl बॉन्ड की, वो हमारे पास 338.93 किलो जूल पर मोल है। अभी ऑब्जर्व्ड हमने देखी है कि जो ये थ्योरेटिकली यानी जो खुद हमने कैलकुलेट किया फ्रॉम हाइड्रोजन कंट्रीब्यूशन, फ्रॉम क्लोरीन कंट्रीब्यूशन, लेकिन जो ऑब्जर्व्ड है वो आपके पास है 434, जो कि कैलोरीमीटर से डिटरमिन की गई एग्जैक्ट कि HCl बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एक्सपेरिमेंट से जब हमने कैलकुलेट किया वो 431 किलो जूल पर मोल है। जबकि ऑब्जर्व हमारे पास कैलकुलेटेड हमारे पास ये आती है 338, या इसको हम थ्योरेटिकल भी कहते हैं। तो अब इनका जो डिफरेंस है, ऑफ कोर्स इनमें काफी डिफरेंस है, तो ये जो डिफरेंस है ये इसके आयनिक कैरेक्टर को शो करता है कि इसका मतलब है कि HCl में आयनिक कैरेक्टर है जिसकी वजह से इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ती है। बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होने का मतलब है कि उसकी ज्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी ब्रेक करने के लिए, और उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी जब वही बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। और रिमेंबर वन थिंग कि इसको ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर होती है जब ये बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, उतनी ही एनर्जी रिलीज होती है। रिलीज वाली एनर्जी को हम नेगेटिव सिंबल के साथ लिखते हैं और रिक्वायर्ड वाली एनर्जी को हम पॉजिटिव सिंबल के साथ लिखते हैं। So the experiment determined bond energy is significantly greater than the calculated values. तो अब ये इसकी जो स्टेबिलिटी है HCl बॉन्ड की वो क्या है, ड्यू टू आयनिक कैरेक्टर। अब आयनिक कैरेक्टर किस वजह से आया, एडिशनल बॉन्ड एनर्जी उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे डिपेंड कर रही है, 2 बॉन्डेड एटम्स को यानी हाइड्रोजन के साथ भी क्लोरीन की कंट्रीब्यूशन है। और ये ग्रेटर द डिफरेंस of electronegativity, greater is the ionic character and strength, stronger is the bond। ये भी आपको टेबल से भी मैंने बताया, HCl, HBr, HF, HCl, HBr, HI, तो उनका जैसे जैसे डिफरेंस कम होता जाता है उनकी बॉन्ड एनर्जी भी कम होती जाती है, जैसे जैसे डिफरेंस बढ़ता है उनकी बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होती है। सो यहाँ से भी आप देख सकते हैं, यहाँ X से मुराद है ये हेलोजन यानी फ्लोरीन, इस X से मुराद है क्लोरीन। इसमें अगर आते हैं X, इसका मतलब है यहाँ पे ये वाली जो है वैल्यू ये जो दी हुई है ये फ्लोरीन की दी हुई है F2 की, ये हमारे पास दी हुई है Cl2 की, ये हमारे पास दी हुई है Br2 की, ये वाली वैल्यूज ये दी हुई है हमारे पास आयोडीन 2 की। ठीक है, HCl H और यहाँ पे X से मुराद है HF, यानी ये वाला HF की है, ये वाला ये है HCl की, ये है HBr और ये है H आयोडीन के साथ। अब जो ये भी HCl यानी ये HCl की ये कैलकुलेटेड है, जो कैलकुलेट की गई, जैसे कि अभी हमने HCl के लिए कैलकुलेट की 338, लेकिन उसकी ऑब्जर्व्ड HCl की क्या थी 431, डिफरेंस कितना है 95 का। इसी तरह से ये भी HBr की है और ये HI की है, ये कैलकुलेटेड है, और ये वाली हमारे पास क्या है ऑब्जर्व्ड है, यानी जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड है। इनका डिफरेंस HF के केस में डिफरेंस बहुत ज्यादा है कैलकुलेटेड
और ऑब्जर्व में 274 का। HCl के केस में डिफरेंस उससे कम है, HBr में उससे कम है, HI में उससे भी कम है, जिसकी वजह से इनकी बॉन्ड एनर्जी HF की सबसे ज़्यादा, HCl की उससे कम, HBr की उससे कम और HI की सबसे कम होती है। तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मींस के कंट्रीब्यूशन ऑफ द आयनिक कैरेक्टर कंपैरिजन हमने ये थोड़ा सा दिया है, तो आप इसको अंडरस्टैंड करें और इसकी ये वैल्यूज आपको मेमोराइज करनी पड़ेंगी। So this was all about the bond energy or bond enthalpy and their relationship with the polarity of the molecules के molecules ये polar molecules है ना सारे, उनकी polarity जैसे जैसे कम होती जाती है उसी तरह से उनकी एनर्जी भी कम होती है, polarity बढ़ती है तो एनर्जी भी उनकी बढ़ती है। And our next topic will be that about again bond length एंड इन दैट हम बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एनर्जी का को भी देखेंगे कि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी का क्या फ़र्क है, और इसमें भी हमने देखा, और फिर डाइपोल मूवमेंट एंड एप्लीकेशंस ऑफ द डाइपोल मूवमेंट।